नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में अपनी चौथी पारी खेल रहे सीएम शिवराज आजकल खतरनाक मूड में हैं। प्रशासन के बाद अब शिवराज अपने मंत्रियों पर भी शिकंजा कस रहे हैं। साथ ही मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा कर सफलता का मंत्र भी दे रहे हैं। पहले सहज, सरल और सहनशील नजर आने वाले शिवराज का ये रौद्र रूप कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कांटे की तरह चुभ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि आखिर शिवराज का ये विजन कितना कामयाब होगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चौथे टर्म में सत्ता के सिंहासन पर विराजे शिवराज सिंह चौहान बदल गए हैं। पहले वो भोले, सहज, सरल और सहनशील नजर आते थे, लेकिन इन दिनों बेहद रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। इस रूप में वे प्रशासन तंत्र को गश्ते और सुशासन देने के उद्देश्य से अफसरशाही पर लगाम लगाने के साथ ही मंत्रियों को भी एक्टिव करते दिखाई दे रहे हैं। एक कलेक्टर और 2 एसपी के साथ नगर निगम कमिश्नर पर गाज गिराने के बाद मुख्यमंत्री मंगलवार को पहली बार कैजुअल कैबिनेट में अपने मंत्रियों से सीधे रूबरू हुए। मीडिया से दूरी बनाते हुए जंगल में हुई इस कैबिनेट में सीएम ने साफ कर दिया है कि अगले 1 साल में मध्य प्रदेश को कहां और कैसा वो देखना चाहते हैं। मंत्रियों को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए 4 सूत्र भी दिए गए हैं। साथ ही यह भी बता दिया गया है कि अब कैबिनेट वर्चुअल नहीं कैजुअल होगी। इतना ही नहीं, जब वे टूर पर नहीं होंगे तब रोज एक मंत्री से चाय पर चर्चा भी करेंगे और कार्य प्रगति की रिपोर्ट लेंगे। यानी अफसरों के बाद अब मंत्री भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में जो दुरावस्था पिछले 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में हुई, कमलनाथ जी के शासनकाल में, तो उसमें कसावट लाने का काम मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी को लगा कि जितना वो विनम्रता से कह सकते थे, जैसा उनका स्वभाव है, और जब अधिकारी निरंकुश हो जाए तो उस पर कसावट लाने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की और उस तरीके से काम किया। कुछ भी जो हो रहा है इससे जनता की भलाई हो रही है, जनता के कल्याण के काम हो रहे हैं, और ये करने में निश्चित रूप से शिवराज जी जिस दृढ़ता के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये कदम उनको और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सहयोगियों से स्पष्ट कह दिया है कि प्रदेश में 1 साल में ऐसा काम हो कि साल बीतने के बाद एक दूसरे को वो बधाई देते नजर आए। इसके लिए नव चिंतन करें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उस पर अमल करें। आत्मनिर्भर एमपी बनाने के लिए 4 सूत्र दिए गए हैं। ये सूत्र हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन देना। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि जनता को कष्ट पहुंचाए बिना रेवेन्यू बढ़ाना है, हर विभाग को नवाचार करना है, माफिया पर लगाम लगाकर पूरे प्रदेश में सुशासन देना है। इन सब के साथ मंत्रियों को टीकाकरण में भी हर संभव सहयोग देना है। लेकिन सीएम शिवराज सिंह का ये विजन और रौद्र रूप शायद विपक्ष को नहीं भा रहा है, इसलिए कांग्रेस के नेता लगातार सीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बात अच्छी है। रोज मैं भी आदरणीय शिवराज सिंह जी की हेडलाइन देखता हूँ। रोज उनको शौक है हेडलाइन बनाने का। एक दिन कहते हैं तोड़ दो, एक दिन कहते हैं ठोक दो, एक दिन कहते हैं गाड़ दो, एक दिन कहते हैं कि भाग जाओ, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा, टांग दो। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। विनम्रता से सख्त प्रशासन क्या होता है, एक बार भी कभी बयान दिया इस तरह का कमलनाथ जी ने? इस तरह की जितनी भी मोटिवेशन उन्होंने मध्य प्रदेश में 15 साल में माफिया पनपा कैसे, और 15 साल लगातार जिस तरीके की घटनाएं घटती रही, इसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस भले ही सीएम शिवराज के इस बदलते स्वरूप पर सवाल उठा रही हो, लेकिन सीएम जिस अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं उससे साफ है कि अगले 3 साल में प्रदेश बदला बदला सा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हम इस कार्यक्रम में आज यही कोशिश करेंगे कि शिवराज के इस विजन को समझें और हमारे सहयोगी इसमें मदद करेंगे, ताकि दर्शकों को ये लगे कि जो बदले हुए शिवराज हैं उनका जो विजन है और उनका जो मध्य प्रदेश को लेकर कमिटमेंट है वो मध्य प्रदेश के लिए कितना लाभकारी होगा
और इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे और जनता को उसको क्या फ़ायदा होगा। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे। प्रभु जी, 4 बड़े सेक्टरों की बात की गई आज, इकोनॉमी की, रोजगार की, हेल्थ की, स्वास्थ्य और शिक्षा की, और इसके साथ ही सुशासन की बात है। तो अगर सबसे आखिरी बात हम करेंगे, अगर सुशासन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था की बात करें, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा नहीं है। हेल्थ को लेके जो स्थिति है, कोरोना ने सबकी पोल खोली है, पूरे देश दुनिया की, केवल मध्य प्रदेश इसमें जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है। अमेरिका के हाल भी हमने देखे हैं कि दुनिया का सबसे पावर वाला देश, सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित वही है, सबसे ज़्यादा मौतें भी वही हैं। एजुकेशन सिस्टम ने भी बताया कि इस देश दुनिया और मध्य प्रदेश को नया एजुकेशन सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी बंद है ज़्यादातर। जो है बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है कि उनको पढ़ाई हो रही है, कहीं ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, कहीं स्कूल खुले हैं, कहीं आधे अधूरे खुले हैं। इन सब के बीच ये 4 कोर सेक्टरों में अगर वाकई ईमानदारी से काम होता है तो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल बाद हम ये कह पाएंगे कि पूरे मध्य प्रदेश को हमने बदल दिया है, तो उसमें कितनी सच्चाई, और वाकई आपको लग रहा है कि 1 साल का समय है इतना, या 3 साल के इस कार्यकाल की बात करें कि इन चारों सेक्टरों में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है? देखिए मनोज जी, जो चारों सेक्टर की बात की जा रही है उसमें सतत प्रक्रिया वाले क्षेत्र हैं। ये विकास का एक अपना एक अलग ढर्रा होता है, एक उसका अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न होता है मनोज जी की यदि मैं यदि अपने से कहूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे आज सड़क की ज़रूरत है और सड़क बना दी गई है, तो कल को मुझे लगेगा कि यार ये सड़क तो बन गई है लेकिन इसको अब 4 लेन होना चाहिए। सड़क 4 लेन हो गई तो मुझे ये अगली डिमांड मेरी ये होगी कि इसके आसपास फुटपाथ होना चाहिए शाम को वॉक करने के लिए। फुटपाथ हो गया तो फिर मुझे ये डिमांड होगी कि ये सड़क बन गई है, हरियाली होनी चाहिए थोड़ी सी, कि शुद्ध हवा आए, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो। तो एक विकास एक प्रक्रियात्मक ढंग से चलता है कि आपकी एक ज़रूरत पूरी हो गई तो अगली ज़रूरत सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो इसलिए ये कहना कि पूरी तरह हर चीज़ें 1 साल में या 3 साल में हो जाएंगी, वो एक कहने का, एक टारगेट फिक्स करने का इसलिए जो होता है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लक्ष्य दिए जाते हैं। आमतौर पर जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो वो इतने ज़्यादा बड़े लक्ष्य दे देते हैं कि वो कभी अचीव नहीं होते, लेकिन उनको भी मालूम है कि यदि 60% भी काम हो गया तो उतने का है उनका गोल था कि इतना काम होना चाहिए था, उतना ही काम हो गया तो वो उतना पर्याप्त है। जैसा बीजेपी कहती, कभी मिशन 200, कभी मिशन 250, कभी 150। बिल्कुल। तो ये लक्ष्य देने का एक वो है, क्योंकि एक टारगेट फिक्स करेंगे तभी आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे कि हमको इस टारगेट को पूरा करना है। जहाँ तक इन 4 सेक्टर की बात की तो किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए आम आदमी से जुड़े हुए, जैसे आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें जिन कही जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल, रोजगार, तो इस तरीके के सहज शब्दों में रोटी कपड़ा मकान, तो इनकी ज़रूरतों को पूरा ये करती हैं। आपको एक यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो स्वाभाविक तौर पर कारखाने नए आएंगे तो रोजगार सृजित होगा तो व्यक्ति की जो है इनकम बढ़ेगी, उसकी दिनचर्या में सुधार होगा, वो स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए उस पर फोकस किया जा रहा है कि एक अधोसंरचनात्मक विकास किया जाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए कि जिससे जो उद्योग आएंगे उसके लिए काम करने वाले लोग मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर पैदा हों, यदि मेडिकल क्षेत्र में वो सुविधाएँ बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हों, दक्ष लोग वहाँ पर मिलें। सुशासन की बात यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ मिले, और ये इसमें मतलब मध्य प्रदेश को इस बात का श्रेय देने में मुझे बिल्कुल भी हर्ज नहीं कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है देश का जिसने सिटीजन चार्टर एक्ट लागू करके पूरे देश को एक नई दिशा दी थी, जिसको कई राज्यों ने लागू किया। बिल्कुल। आज यदि मध्य प्रदेश में कोई सेवा, यदि आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है तो कियोस्क में जाकर आप आवेदन कर दीजिए या घर बैठे आवेदन कर दीजिए ऑनलाइन, उसकी एक तय समय सीमा है, 7 दिन या 15 दिन में वो आपको मिल जाएगा। अब तो शायद 1 दिन की सीमा कर दी गई है आय प्रमाण पत्र के लिए। सीएम हेल्पलाइन को भी उससे जोड़ दिया है कि आप सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल करके वो प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बहुत सारे जन्म मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र हैं जिनके लिए लोग भटकते थे, जिन पे भ्रष्टाचार पनपता था। मतलब एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसको रजिस्टर कराना जरूरी है, तो उस प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा लगता था। यदि किसी की मौत हो गई है, शमशान घाट का उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके बाद उसको नगर निगम में दर्ज कराने के लिए पैसा देना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती थी, महीनों इंतजार करना पड़ता था। वो सारी चीजें दूर हो गई। इसका एक उदाहरण भी है कि जहाँ पे भोला राम ने 12 साल निकाल दिए जिंदा हूँ ये बताने के लिए। इसी तरीके से मनोज जी की आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जो एक बच्चों को आमतौर पर लगते हैं जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, इन सब के लिए पहले नोटरी की ज़रूरत थी, अब वो हटा दिया गया है। बहुत सारे दस्तावेज जैसे जो सेल्फ अटेस्टेड मान्य किए गए हैं। तो एक तरीके से ये सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। किसानों को खसरे की नकल देने का मामला हो
ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, एक पर एक सेवाओं को धीरे धीरे उसमें शामिल किया जा रहा है कि जैसे आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो वो भी अब लोक सेवा के दायरे में आ गया है। तो इस तरीके से ये सुशासन का काम है जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना, जो आम आदमी की दैनिक जरूरतों के काम है, उसको व्यक्ति कहीं दफ्तर जाना पड़ता है तो उसमें यदि कहीं कोई लूप होल्स हैं, भ्रष्टाचार की गुंजाइश, तो उसको खत्म करना इस सुशासन का एक ढर्रा है। तो वो एक परिपाटी जरूर मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अब इसको लेकर कांग्रेस भले ही कुछ कहे, सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि जहाँ पर भी सिस्टम होगा, चाहे सरकारी सिस्टम हो या कोई निजी सिस्टम हो, वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी ही होगी। क्योंकि किसी को काम सर्टिफिकेट यदि 3 दिन की समय सीमा है और मुझे आज ही चाहिए, तो मैं कहूँगा आप कुछ ले लीजिए, मुझे आज दे दीजिए। ये भ्रष्टाचार कभी कभी व्यक्ति भी पैदा करता है निश्चित तौर पर। तो इस तरीके से ये गुंजाइश होती है। यदि वहाँ सख्त नियम है कि उसमें नॉर्म्स है कि कंप्यूटर में लॉक है कि 3 दिन बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट होगा, तो यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ है प्रभु जी, एक सर्वे आज ही हमने पढ़ा है कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा करप्शन की बात वहीं होती है, और उसके कारण ये होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लागत है, मान लीजिए पुल 3 करोड़ में बनना है तो 25% उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो 3.25 करोड़ का हो जाता है। इसके बाद होता ये है कि जब विभागों का तालमेल नहीं होता है या मंत्री की रुचि नहीं होती है, तो कई बार हमने इसी भोपाल में कई सारे उदाहरण हैं, तो वर्षों बरस वो सिस्टम चलता है, तो 10 रुपये की चीज़ हम देखते हैं 100 रुपये की हो गई, 10 करोड़ की चीज़ जो है 100 करोड़ की हो गई है। तो सुशासन में इसको भी एक शर्त बनाना चाहिए कम से कम कि जो आप कर रहे हैं, जो आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। सिंगल विंडो की बात लंबे समय से की जा रही है, लेकिन वो सिंगल विंडो तक पहुँचने में कई सारे विंडो पड़ते हैं, जिसके पार करके आप सिंगल विंडो तक पहुँचते हैं। तो इस दिशा में भी कोई प्रयास होना चाहिए मध्य प्रदेश में खास। बिल्कुल मनोज जी, बहुत सही बात आपने उठाई है। जो बिलो रेट टेंडर डलते हैं, चाहे किसी भी काम को, जो भी निर्माण कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो वहाँ टेंडर के जरिए सारे सरकारी क्षेत्र के काम होते हैं। जो बिलो रेट टेंडर डलते हैं, आपने एक CSR बनाया है, जब आपको मालूम है सरकार को कि ये गिट्टी इस रेट में मिलेगी, रेत इस रेट में मिलेगी, सीमेंट का भाव ये है, सरिये का भाव ये है, लेबर का रेट ये है, जब सारी चीज़ें आपकी पहले से तय हैं, बिल्कुल उसी CSR के आधार पर वो अपना टेंडर डॉक्यूमेंट बनाता है। उसके बाद जो आपने रेट रखा हुआ वो बिलो रेट पे काम लेने के लिए कोई तैयार है, तो वो क्यों तैयार है? कोई घाटा करने के लिए तो कोई व्यापारी नहीं आता। इसका मतलब है कि वो वहाँ उस पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार है। तो सरकार को तो सबसे पहले इस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि बिलो रेट टेंडर यदि ना डले, तो मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। ज़्यादा रेट पर टेंडर डलेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा उसमें फिर क्यों सामने वाले को यदि 100 रुपये की लागत आ रही है, उसको 110 रुपये मिल रहे हैं, तो और दूसरे को 120 का रेट दिया है, तो 110 वाले को काम मिलेगा, 10 रुपये का उसको फायदा ही होगा। बिल्कुल। वो 80 रुपये पर यदि काम लेता है तो वो काम फिर 40 रुपये का करेगा। बिल्कुल। वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब उसने मालूम है कि वो शुरुआत से ही गलत है, तो उसको सबको हर चैनल पर पैसे देने हैं फिर। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया है जिसको ख़त्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी यदि चाहते हैं वाकई में सुशासन लाना इस दिशा में, तो इस काम को जरूर करना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रेत को लेकर बात की कि रेत की अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए, यदि वैध परमिट है रेत का उनके पास तो उसको लेकर फिर ये देखना होगा कि रेत की चोरी ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, उसका एक पूरा सिस्टम उनको बनाना होगा। जिस तरीके से बैरियर पर जो है परिवहन बैरियर पर 3 से 6 महीने की पोस्टिंग की जाती है, उस तरीके की पोस्टिंग का एक आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा कि कोई वहाँ पर लंबे समय तक ना रहे। सरकार के जो अभी नियम है कि 3 साल तक एक अधिकारी को एक जगह पदस्थ करते हैं, तो आप फिर ये रखिए कि उसकी किसी की भी एक की भी शिकायत आती है तो उसको फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, उनकी बराबर जाँच की जाए। उसको यदि वाकई दोषी पाए जाते हैं तो उनको फिर हमेशा ऑफिस अटैच किया जाए। तो सुशासन को यदि आपको वाकई में सुशासन देना है तो फिर आपको इस दिशा में और कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन ये जरूर, जैसे मैंने पहले कहा कि मध्य प्रदेश ने सुशासन की दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसको दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। केंद्र सरकार ने भी उसकी तारीफ की है। यदि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी आज जिस विजन को लेकर बैठे हैं मंत्रियों के साथ, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने भी उसकी तारीफ की है। बिल्कुल। तो इस एक तरीके से ये कहें कि मध्य प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की है जहाँ से प्रधानमंत्री जो फंडा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो यदि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक राज्य पूरा 7.5 करोड़ लोग यदि शामिल हो रहे हैं तो दूसरी जगह भी प्रेरणा मिलेगी, वहाँ के भी लोग इसमें आगे योगदान देंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, निश्चित रूप से सुशासन की बात हुई और आज की जो मंत्रियों से चर्चा है तो बहुत सारे सेक्टरों पर बात हुई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे उच्च शिक्षा की बात हुई तो सुझाव आया कि महापुरुषों के नाम पे कॉलेजों के नाम रखे जाएं। नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने भी कहा था। लेकिन इसके साथ ही जो कहा गया कि 1.70 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है कि
फॉरेस्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि 500 करोड़ उनको अंडमान निकोबार सरकार ने दिए कि वो जंगल मध्य प्रदेश में लगा, लेकिन जो फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है वो लगातार घट रहा है। प्रभु जी इस बात को बेहतर समझते हैं, क्योंकि इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कई सारे मंत्रियों ने अपनी तरफ से तो कहा कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, लेकिन आज की जो बैठक और एक चीज़ और मुख्यमंत्री ने कही है कि अब वो चाय पर हर एक मंत्री से चर्चा करेंगे, उसका विजन समझेंगे। तो अभी तक जो हम देखते थे कि होता यह था कि अफसरों से बात होती थी, यानी वो स्कोरर होते थे अफसर मंत्रियों के, वो बता देते थे, उनकी जगह वो पासिंग उनास ले आते थे बैठकर, वो मुख्यमंत्री को बता देते थे। लेकिन अब जो ओरिजिनल आदमी है आवेदक मंत्री, वो बैठेगा तो उसका एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसको जब हेडमास्टर पूछेगा तो वो उसको अपनी तैयारी करना पड़ेगी, और जब वो मंत्री अपनी तैयारी के साथ जाएगा तो इसका असर अफसरों पर पड़ेगा। और जो सुशासन की बात हो रही है तो उस दिशा में शायद मध्य प्रदेश एक कदम और आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, मध्य प्रदेश एक कदम आगे बढ़ेगा, क्योंकि यदि मंत्रियों को जानकारी होगी कि उनके विभाग में क्या हो रहा है तो वो जनता तक भी वो बात पहुंचा सकते हैं कि हमने क्या काम किए हैं और किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उन्हें भी फायदा होगा, जनता के पास जब बात पहुंचेगी तो पूरे दल को भी फायदा होगा, सत्ताधारी दल को, कि उसको वोट बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कि हम इतना विकास कार्य करें। और दूसरा, मंत्रियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या विकास करें। उन्होंने जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप अपने विभाग का विजन बताएं। अब चाय पे जब चर्चा करेंगे तो चाय पे गप तो होगी नहीं, निश्चित तौर पे उनसे कार्यपालन प्रतिवेदन मांगा जाएगा, ये रिपोर्ट दीजिए, आपने पिछली बैठक में ये बात हुई, आपने क्या क्या काम किया। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, अधिकारियों से कोई दिक्कत है, यदि काम में आपको कहीं गड़बड़ी दिख रही तो वो आप सीधे मुख्यमंत्री से बता सकते हैं 1 to 1 बात करने में। तो जो उस पर सुशासन पर और एक अच्छा कदम उठ जाएगा। अफसरशाही को जिस तरह से मुख्यमंत्री शिकंजा कस रहे हैं, उसमें लगाम कस रहे हैं, तो उनको एक और कदम में आगे बढ़ने को काम मौका मिल जाएगा। यदि वो कहीं लापरवाही कर रहे हैं तो मंत्री उनको बताएंगे साहब विभाग में यदि ये काम इतने धीमी गति से हो रहा है या ये काम नहीं हो पा रहा है तो ये कहाँ अड़ंगा लग रहा है, नौकरशाही कहाँ क्या वजह से इसमें रोक लगा रखी है। तो जो मंत्रियों का जो पिछली सरकार में हमने देखा था कि मंत्रियों के एक आरोप था, सामान्य आरोप था सभी का, कि मुख्यमंत्री मिलते ही नहीं है, विभागों के अधिकारी सुनते नहीं हैं। ये विभागों के अधिकारी नहीं सुनते, ये हमने पिछली भाजपा सरकार में भी देखा है कि मंत्रियों और विभाग के अधिकारियों में पटरी नहीं बैठती। तो ये जो समस्या है जो पिछले 15 माह में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने देखी होगी विपक्ष में रह के कि किस तरह से मंत्रियों की नाराजगी थी उस सरकार से, 15 माह की सरकार से, कांग्रेस सरकार से। वो नाराजगी उनकी सरकार में ना आए तो मंत्री भी संतुष्ट होंगे और जो काम में रुकावट आएगी वो भी नहीं आ पाएगी। मुख्यमंत्री के सामने चर्चा होगी तो उसका सब लोग बैठ के एक वो कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। तो ये सुशासन की दिशा में ही कदम है। जैसे अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर साल हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल, मतलब आप पूरे साल हर माह 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो साल में आप 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो एक एक विभाग की बात कर रहे हैं। तो जब इस विभाग की बात आएगी, रोजगार की लेकर उद्योग विभाग की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पूछेंगे कि आपने क्या क्या ऐसे संसाधन या ऐसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं कि इतने लोगों को हम रोजगार दिला चुके हैं। जिस तरह से आपने बैठक में देखा, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि लोन के लिए भिंड का मामला आया था कि 90 लोगों के आवेदन दिए हैं, एक भी पास नहीं किया। तो ये सब मंत्रियों से बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। तो ये जब अगली कॉन्फ्रेंस होगी मनोज जी, तो उसमें ये नहीं आएगा कि हमने 90 आवेदन जिले से किए हैं तो 90 में से एक भी नहीं हुआ। ये बीच में उनकी समीक्षा होगी तो उनका पालन तेजी से होगा, कार्य तेजी गति से होगा, विकास कार्य में रुकावट नहीं आएगी। हमने देखा है, पिछला आपने एक उदाहरण देखा हो, बहुत चर्चित था गडकरी जी का, कि उन्होंने एक कार्यालय का उद्घाटन किया, वर्चुअल उद्घाटन किया उसका, वो 10 साल में बना। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे शर्म की बात है कि ये कार्यालय बना है, जैसे कई अधिकारी चले गए, कई सचिव चले गए, प्रमुख सचिव चले गए, और 10 साल बाद सोचा भी नहीं, मैंने 10 साल बाद मैं उस कार्यालय का उद्घाटन कर रहा हूँ। जिम्मेदारी तो तय होने चाहिए ना कि वो अधिकारी क्या कर रहे थे, जिसमें क्यों अड़ंगा लगा रहे थे। तो ये जो समीक्षा होगी, जो बैठकें होंगी, तो उससे मुझे लगता है कार्य में तेजी आएगी और निश्चित तौर पर सरकार, जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि सुशासन की दिशा में बढ़ेगी और विकास तो निरंतर होता रहता है, तो विकास में तेजी आएगी। बिल्कुल प्रभु जी, दो और चीज़ें कि मध्य प्रदेश एक प्लस पॉइंट ये कि बीच सेंटर में है पूरे देश के, कि अगर आपको उत्तर भारत जाना है या दक्षिण भारत तो मध्य प्रदेश से आपको गुजरना है। एक और बड़ी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कई सालों से कमलनाथ सरकार ने भी किया कि इन्वेस्टर मीट के लिए इन्वेस्टरों को हम रिझाने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा होता नहीं। लेकिन इन सब के बीच में SEME जो एक बड़ा सेक्टर है जिससे लाखों करोड़ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, रेवेन्यू जनरेट होता है और रोज़गार जनरेट होते हैं गाँव तक, उसकी अनदेखी सरकारें करती रही हैं, चाहे वो केंद्र की हैं या पिछली सरकारें हैं। दूसरी एक बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि हम ये देखते हैं कि अगर आदमी आगरा का ताजमहल देखने आ रहा है तो वो खजुराहो भी आए। हमारे पास हम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर बात करें या मध्य प्रदेश में तो हमारे यहाँ है।
हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे यहाँ घने जंगल हैं, हमारे यहाँ नदियाँ हैं साफ़ सुथरे, हमारे यहाँ किले हैं, महल हैं, एक पूरा संपदा है। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, हमारे यहाँ सबसे बड़े शंकर जी भी हैं, सबसे बड़े गणेश जी भी हैं। इन सब के बाद भी टूरिस्ट का एक जो टूरिज्म का एक ऐसा सेक्टर आपको नहीं लगता छूता छूट गया, जिस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है, सरकार को रेवेन्यू मिलेगी, और जिस पहचान की हम बात कर रहे हैं देश दुनिया के नक्शे पर, एक वो मिलेगी। और दूसरा, जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम 20 सेंटर में हैं, तो एक लॉजिस्टिक हब बनाने के बारे में हमको विचार करना चाहिए। ड्राई पोर्ट अभी हमने देखा पीथमपुर में है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों का रोजगार लगातार बढ़ रहा है। कोरोना में ये लगातार ये संख्या बढ़ी है, हर आदमी को घर पे डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी सब कुछ। तो लॉजिस्टिक हब अगर मध्य प्रदेश बन जाता है, तो आपको कोई माल बेचना है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व में, पश्चिम में, तो 20 सेंटर से आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि इसमें जब लोग जुड़ेंगे तो ये भी एक बड़े पैमाने पर रोजगार देगा, इंडस्ट्री इसमें डेवलप होंगी, और छोटे मोटे जो इकाई हैं उनको एक नया जीवन मिलेगा। तो इस विजन में या इसके बाद जो बैठक हो, इसमें इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कम से कम। मनोज जी, मुझे याद है कि होशंगाबाद जिले में बुधनी के पास एक लॉजिस्टिक हब बनाने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा है। पीथमपुर का जैसा ड्राई पोर्ट बिल्कुल है, पीथमपुर का भी आप बता ही रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश समुद्र से दूर राज्य है, बिल्कुल ड्राई पोर्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, तो यहाँ से निर्यात की संभावनाएं कम है। यहाँ से यदि कोई यहाँ पर कोई उद्योग लगाता है, तो उसको यदि अपना सामान विदेश निर्यात करना है, तो उसको गुजरात भेजना पड़ेगा या बॉम्बे भेजना पड़ेगा, साउथ में भेजना पड़ेगा जहाँ पे पोर्ट है। इन राज्यों से जब उसका सामान पहुँचेगा ट्रेन से या सड़क मार्ग से, तो उसको कई जगह टैक्स लग जाता है, समय भी लगेगा, समय भी लगता है, लागत बढ़ेगी। तो इस वजह से लोग आमतौर पर ऐसे बड़े उद्योग जो निर्यात संबंधी उद्योग हैं, वो आमतौर पर समुद्र के किनारे लगाना पसंद करते हैं, जहाँ पास में पोर्ट हो वहाँ से। इसीलिए आप देखिए गुजरात में ज़्यादा उद्योग हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा उद्योग हैं, ऐसे उद्योग मध्य प्रदेश में कम है जी। तो मध्य प्रदेश को अपनी ज़रूरतें, मध्य प्रदेश की अपनी विशेषताओं के आधार पर फोकस करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा MSME का, उस सेक्टर में वाकई में बहुत ज़्यादा काम मध्य प्रदेश को करना पड़ेगा। आपको मध्य प्रदेश में फूड ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पड़ेंगे, जो मध्य प्रदेश में जो पैदावार होती है उसको लेकर। तो इस तरीके के उद्योगों पर फोकस करना पड़ेगा, जो ड्राई रन वाले उद्योग हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का ज़्यादा योगदान हो सके। लेकिन यह एक बहुत बड़ी समस्या जो है, यदि हम आज बात कर रहे हैं उद्योग की, तो आज पूरी दुनिया में बांग्लादेश रेडीमेड कपड़े के मामले में अव्वल नंबर पर है। बिल्कुल, भारत को पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश अव्वल नंबर पर इसलिए है मनोज जी कि बांग्लादेश में उन्हें कपास का जो रेट तय नहीं किया, MSP जी, कपास ओपन रेट पे है। वहाँ सरकार का जो कपड़े से जुड़े हुए उद्योग हैं या जो टेलरिंग का काम करते हैं उद्योग हैं, उनको बिजली बहुत सस्ते रेट पर देती है। बिल्कुल। तो एक तरीके से उनने अपने आप को उस ट्रेड में, सरकार ने, वहाँ की बांग्लादेश सरकार ने अपने आप को उस ट्रेड में झोंक दिया, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें दी, उसकी वजह से वो उद्योग वहाँ चमक पाया। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो बीना रिफाइनरी का मामला मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाबूलाल गौर उद्योग मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। बीना रिफाइनरी का काम बहुत दिग्विजय सिंह की सरकार के समय से शुरू हो रहा था। उसको लेकर बहुत सारे हर्डल थे, बहुत सारे टैक्स लग रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के। तो जब बाबूलाल गौर उद्योग मंत्री थे तो हर तीसरे चौथे महीने वो दौरा करने जाते थे, बीना रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठते थे, और धीरे धीरे सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बहुत सारी छूट दी, बिल्कुल बहुत सारी रियायतें दी, जिसकी वजह से वो रिफाइनरी का काम शुरू हो पाया और मध्य प्रदेश को एक रिफाइनरी मिली बड़ी। तो ये जब मंशा होगी, यही मुख्यमंत्री सिखाना चाहते हैं मंत्रियों को। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में मंत्रियों से ये भी कहा कि वो अपने विभाग की योजनाओं को देखें, कामकाज को देखें, कहाँ रियायत दी जा सकती है, कहाँ केंद्र से ज़्यादा पैसा लाया जा सकता है, क्योंकि नीतिगत निर्णय लेना काम मंत्री का है, उसको एग्जीक्यूट कराना काम अधिकारियों का है। अब मंत्री अपना यदि काम नहीं करेगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बिजी हो जाएगा या वो हर चीज़ को अधिकारी के जिम्मे छोड़ देगा, तो इसलिए काम नहीं चलेगा। इसीलिए शिवराज सिंह सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक नई पहल की थी। कैबिनेट बैठक में जो अधिकारी ब्रीफिंग करते थे विभाग से संबंधित, वो उनने मंत्रियों से कराना शुरू किया, क्योंकि मंत्री कैबिनेट का फोल्डर ही खोल कर नहीं पढ़ते थे वो। बिल्कुल, अधिकारी जो बोल दे वो सिर हिला देते, हाँ या ना में। सबने नाम में सिर हिलाया तो विभागीय मंत्री भी नाम में सिर हिला देता था। मुझे याद है राघव जी का एक प्रपोजल था उनके विभाग से जुड़ा हुआ, जिनको उनके PS ने निरस्त करा दिया था भरी कैबिनेट में। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि उस समय मंत्री ध्यान नहीं देते थे, इसलिए ये स्थितियाँ निर्मित होती थी। तो उसको दूर करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। लेकिन चूंकि अब पढ़े लिखे ज़्यादातर मंत्री हैं, ज़्यादा योग्य हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको राजनीति में लंबे चलना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है, लगातार मंत्री बने रहना है, तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो ये काम भी उनको सिखाया जा रहा है मंत्रियों को कि अपने आप को साबित करें, अधिकारियों पर निर्भर ना रहें। इसीलिए आप ये देखिए कि इस जो मीटिंग है इसमें अधिकारियों को दूर रखा गया है, यहाँ तक कि मंत्री के निजी स्टाफ को भी दूर रखा गया है।
मंत्री बिल्कुल खुले माहौल में खुले मन से मंत्रियों के साथ चर्चा करें। उनने शायद अपेक्षा भी यही रखी कि मंत्री भी खुलकर अपनी बात कहें, कहाँ उनको दिक्कत है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, कहाँ विकास के जो प्लान बने हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो योजना बनी, कहाँ उसमें बाधा लग रही है, कहाँ दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के बारे में रास्ता खोजा जाए। क्योंकि एक सनातन परंपरा है मनोज जी, जब चर्चा होगी, जब आप हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा से ही रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल, सुझाव आते हैं, जब तक चर्चा ही नहीं होगी, एक मंच पर एक जैसे विचार के लोग नहीं बैठेंगे, तब तक फिर आगे कोई काम नहीं बढ़ेगा। तो उस दिशा में ये प्रयास है, इसलिए ये आज मंत्रियों की मुख्यमंत्री को बैठक लेनी पड़ी और शायद इससे आगे एक नया रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड की कि रास्ता चर्चा से निकलेगा, लेकिन हमने कांग्रेस का भी सुना था वो चर्चा करते नहीं थे, और बीजेपी अगर कर रही तो उस पर भी उनको आपत्ति है। उनको जीतू पटवारी को बयानों पर आपत्ति है। उन जीतू पटवारी को जो इस तरह के बयानों के लिए चर्चित रहे, वो कई बार अतीत में खेत जता चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं। देखिए मनोज जी, ये केंद्र से लेके मध्य प्रदेश तक पूरे यहाँ जो विपक्ष जो भूमिका निभाना चाहिए कि अच्छा काम हो रहा है तो उसकी सराहना करे, लेकिन वो पद्धति और वो जो चलन था, परंपरा थी, वो अब टूटती जा रही है। विपक्ष मतलब उन्होंने सोच लिया कि अच्छा काम होगा तब भी हमें उसका खिलाफती करना है, अच्छा ही बुरा होगा तब भी खिलाफत करना है। तो जो उनकी मुख्य भूमिका है, विपक्ष की भूमिका, वो उनको निभाना चाहिए। अब उसमें माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको कमी दिख रही है। यदि कोई एक योग्य अधिकारी है, यदि वो मंत्री की पत्नी है या कुछ है, तो उसको उस जगह पे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। वो यदि अधिकारी कोई मंत्री की वजह से थोड़ी नहीं बन गया, यदि कोई MBBS है तो वो किसी मंत्री के कारण बन गएगा। तो जो सही है उसको सही कहने में आज की तारीख में विपक्ष पीछे हटने लगा है, वो सही को भी गलत ठहराता है। बिल्कुल, बड़ी बात है, और उम्मीद की जाना चाहिए कि कम से कम सही को सही ठहराने की प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में तो शुरू हो। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित रूप से जो विजन है बनाया दे रहे हैं शिवराज सिंह राज का, तो अगर मंत्री उसको अपनाते हैं, जैसा प्रभु जी ने भी कहा है कि अगर आपको लंबे समय राजनीति करना है तो इस प्रकार के इनोवेशन आपको करना होंगे, विभाग पे पकड़ बनानी होगी, और इसके अलावा आपको मिलेगा, आपकी पार्टी को मिलेगा, जनता को मिलेगा। क्योंकि अफसर जो है, ब्यूरोक्रेसी, वो तो चाहती है कि मंत्री उनके नज़रिए से देखे, सोचे, समझें, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल साबित होते नज़र आ रहे हैं, और इसके जो परिणाम हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। शुरुआत अच्छी है, हम कह सकते हैं कि अंजाम अच्छा है, आगाज़ अच्छा है, अब इसका अंजाम भी अच्छा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।